इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हमें बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारत की जीवन रेखा यानी हमारी प्रमुख नदी प्रणालियों को समझने का सफर। ये 10 विशाल नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। सच मानिए, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का एकदम मुख्य आधार हैं। तो चलिए हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर विशाल समुद्र तक के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। इसे हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम भारत की प्रमुख नदियों का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर हिमालयी नदियों के उद्गम स्थल, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां और उनका बहाव। चौथे हिस्से में महत्वपूर्ण सहायक नदियों पर बात होगी। पांचवें में मुहाने यानी डेल्टा और एस्चुरी को समझेंगे, और आखिर में इन्हें याद रखने की कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, भारत की प्रमुख नदियां, और समझते हैं इन नदी प्रणालियों का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ने से पहले 2 बहुत ही क्रूशियल ज्योग्राफिकल टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला है सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। आसान भाषा में कहें तो ये वो छोटी नदी होती है जो सीधे समुद्र में ना जाकर रास्ते में ही किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, एक तरह से अपना पानी देकर उसे सपोर्ट करती है। और दूसरा शब्द है डेल्टा। होता क्या है कि जब नदी अपने लंबे सफर के बाद समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। ऐसे में वो अपने साथ लाई गई मिट्टी और गाद को एक त्रिकोण या ट्रायंगल के शेप में जमा कर देती है। बस इसी त्रिकोणीय हिस्से को डेल्टा कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब भारत के इस पूरे नदी तंत्र को अगर हम मोटे तौर पर बांटें तो ये 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ है हमारी विशाल हिमालयी नदियां जो सदाबहार या बारहमासी होती हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि इनका सोर्स वो ग्लेशियर होते हैं जो लगातार पिघलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण के पठारों से निकलती हैं। ये नदियां मुख्य रूप से मौसमी होती हैं, पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर। यही वो बुनियादी फर्क है जो इन नदियों के नेचर और इनके बहाव दोनों को तय करता है। अब हम चलते हैं ऊंचाई की तरफ, भाग 2 हिमालयी नदियां, और देखते हैं कि ग्लेशियरों से मैदानों तक का इनका उद्गम स्थल आखिर है कहां। इन नदियों के उद्गम स्थलों को समझना एक बड़े पजल को सॉल्व करने जैसा है। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, राइट, और यमुना बिल्कुल उसके पास यमुनोत्री ग्लेशियर से जन्म लेती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की है। इन दोनों का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के बिल्कुल पास ही है, लेकिन सिंधु वहां से पश्चिम की ओर निकल जाती है और ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से अपना सफर शुरू करती है। मतलब एक ही इलाके से निकलकर ये नदियां बिल्कुल विपरीत दिशाओं में हमारे उपमहाद्वीप को एक तरह से गले लगा लेती हैं। तो उत्तर भारत के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर। भाग 3 प्रायद्वीपीय नदियां और बहाव। समझते हैं दक्षिण भारत के इस ड्रेनेज सिस्टम को। इस पूरे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बहाव की दिशा से पहचाना जाता है। दरअसल भारत के पठारी हिस्से का ढलान ही पश्चिम से पूर्व की ओर है। बिल्कुल इसीलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। लेकिन आपको तो पता ही है, प्रकृति में कुछ अपवाद तो होते ही हैं। नर्मदा और तापी नदियां इसके एकदम उलट बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। अब अगर इन 6 प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम की बात करें तो ये डेटा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बटा हुआ है। नर्मदा मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और तापी वहीं मुल्ताई के पास से। महाराष्ट्र की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का जन्म होता है। और नीचे दक्षिण में जाएं तो कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से अपनी यात्रा शुरू करती है। इस तरह से इस जानकारी को डिकोड करने पर पूरे दक्षिण भारत का ड्रेनेज पैटर्न हमारे दिमाग में एकदम छप जाता है। चलिए अब मुख्य नदियों से आगे बढ़ते हैं और उनके विशाल नेटवर्क को देखते हैं। भाग 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो मिलकर एक बहुत बड़ा बेसिन बनाती हैं। हिमालयी नदियों का ये नेटवर्क सच में बहुत घना है। खुद यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा कोसी और सोन जैसी नदियां इसमें भारी मात्रा में पानी मिलाती हैं। वहीं यमुना की बात करें तो उसमें चंबल और बेतवा जुड़ती हैं।
अब अगर हम सिंधु नदी का नाम ले तो तुरंत पंजाब याद आता है, जहां सतलुज, व्यास और चिनाब जैसी बड़ी नदियां इसका जलस्तर इतना बढ़ा देती हैं कि पूरा इलाका बेहद उपजाऊ हो जाता है। और रही बात ब्रह्मपुत्र की, तो तीस्ता और लोहित जैसी नदियां इसके आकार को और भी विशाल, लिटरली एक समंदर जैसा बना देती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों का जाल भी कुछ कम नहीं है। गोदावरी, जिसे अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, उसे पेनगंगा और इंद्रावती जैसी नदियों का साथ मिलता है। कृष्णा नदी में तुंगभद्रा और भीमा का पानी जुड़ता है। कावेरी को अमरावती और भवानी का सपोर्ट मिलता है। महानदी में सोंढुर और जोंक जैसी नदियां आकर मिलती हैं। और वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा, उसकी प्रमुख सहायक नदी तवा है, जबकि तापी में पूर्णा नदी आकर मिलती है। अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो ये पूरा सिस्टम हमारे शरीर की नसों के जाल की तरह है, जो देश के हर एक हिस्से तक जीवन पहुंचा रहा है। अब हम नदियों के सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 5, मुहाने, यानी डेल्टा और एस्चुरी, जहां नदियां समंदर से गले मिलती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां एक लंबे ढलान वाले रास्ते से होकर आती हैं। मुहाने तक आते आते इनकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। इसलिए जैसा हमने पहले समझा था, ये अपनी सारी मिट्टी और गाद जमा करके विशाल डेल्टा बनाती हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। लेकिन नर्मदा और तापी ऐसा नहीं करती। वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये एक बहुत ही कठोर और पथरीला रास्ता होता है, इसलिए ये अपने साथ ज्यादा मिट्टी नहीं लाती और अपनी तेज गति की वजह से सीधे समुद्र में जा गिरती हैं। इसीलिए वहां कोई डेल्टा नहीं बन पाता। एकदम लॉजिकल है ना? और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार था, भाग 6, इस पूरे भूगोल को आसानी से याद रखने की कुछ शानदार ट्रिक्स। इस ट्रिक पर गौर कीजिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों को बस एक छोटे से शब्द समानता से आसानी से याद रखा जा सकता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से तापी। है ना कमाल? इसमें से नर्मदा और तापी भारत की सबसे प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। बस इस एक शब्द को याद रखिए और किसी भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर श्योर। अब इस दूसरी ट्रिक पर आते हैं। गंगा नदी की इतनी सारी सहायक नदियों को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये एक छोटा सा और मजेदार वाक्य। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। य से यमुला, शो से सोन, दा से दामोदर, को से कोसी, राम से रामगंगा, सा से शारदा, क से करनाली या घाघरा और गन से गंडक। इस तरह की विजुअल और मेमोरी ट्रिक्स इतने जटिल भूगोल को भी एकदम आसान और हमेशा के लिए याद रहने लायक बना देती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 10 महान नदियों के उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक का ये पूरा सिस्टम एक बेहद अद्भुत प्राकृतिक संतुलन है। लेकिन आज के समय में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और मॉनसून का पूरा पैटर्न ही बदल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में इन जीवनदायिनी नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और इनके विशाल डेल्टाओं को किस तरह बदल कर रख देगा। क्या हमारा ये खूबसूरत भूगोल कुछ दशकों बाद भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।